तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट टर्म पर आपको काफी सारी बातों का डिस्कशन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन से। क्लास 10 आईसीएसई सेलिना पब्लिकेशंस और बुक बच्चों मैंने बता दिया था कि ये बुक सारे बोर्ड्स में कॉमन है, चाहे आपका कोई भी आईसीएसई का स्कूल हो। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट टर्म पे खूब सारे आईयूपीएससी नेमिंग्स का डिस्कशन किया था और मैंने आपको बता दिया था कि भाई आपका एक यदि एग्जाम होगा तो उसमें आईयूपीएससी नेमिंग जरूर आती है बिना किसी डाउट के। तो आईयूपीएससी नेमिंग को आप जरूर तैयार कर लें और इसी से ही आपका काम बनेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ आईयूपीएससी नेमिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये आपका कुछ स्क्रीन पे मैंने अभी क्वेश्चन लगाया है, दूसरा नंबर। आईयूपीएससी नेमिंग के बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बच्चों पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स लिखते थे और स्ट्रक्चर्स के बाद हमारे पास आईयूपीएससी नेमिंग लिखना होता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है बच्चों। आईयूपीएससी नेमिंग लिखी हुई है, हमें स्ट्रक्चर्स बताने हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्रॉप 1E। ठीक, तो प्रॉप क्या हुआ, ये बच्चों आपका प्रॉप हो गया। ठीक है, प्रॉप 1E पहली पोजीशन पर क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड। ठीक है, प्रॉप 1E। तो देखो बच्चों, पहली पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है। अब वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग हाइड्रोजन लगाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये बच्चों आपका हो गया प्रॉप 1। उसके बाद बच्चों ये हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये बच्चों आपको नाम कंप्लीट करना है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन का मतलब बच्चों आपके पास 4 कार्बन हो गए और 2 3 डाई मिथाइल, यानी कि 1 2 3 4। दूसरी और तीसरी पोजीशन पे बच्चों आपको डाई मिथाइल लगाना है। ब्यूटेन का मतलब आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। ये बच्चों आपने हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। तो बच्चों बड़ा आसान था, मैंने दोनों आईयूपीएसी नेमिंग को यूज करके दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको बना करके दे दिए हैं। इसके बाद बच्चों आप अपनी बुक्स को ओपन करिए जल्दी से, केमिस्ट्री की बुक को, की पेज को ओपन करिए और देखिए आपके पास सी वाला पार्ट कौन सा है, उसका भी स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करिए। यानी बच्चों सी वाले पार्ट में आपके पास लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बच्चों सबसे पहले जो प्रोपेन होता है वो हमको बताता है रूट वर्ड, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो 3 कार्बन है। उसके बाद 2 मिथाइल है, तो बच्चों आप काउंटिंग कर लिया, अगर आपको कंफ्यूजन हो 1 2 3 कहीं से भी काउंटिंग कर लें। और सेकंड पोजीशन पे बच्चों मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब बच्चों वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इस तरह से बच्चों आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। तो हाइड्रोजन को लगाने का मेथड आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। यही बच्चों है जिसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन के बाद बच्चों नेक्स्ट वाला पार्ट है 3 हेक्सीन। कौन सा है, थ्री हेक्सीन। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, यानी कि डी पार्ट, जिसमें हमारे पास 3 हेक्सीन है। तो पहले आप बना लीजिए, अब हम डी पार्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्या है बच्चों डी पार्ट में, 3 हेक्सीन। हेक्सीन का मतलब बच्चों होता है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब लिखा है हेक्सइन। इन का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6। 1 इन है, तो बच्चों पहली पोजीशन पे आपको लगाना है डबल बॉन्ड। क्या हो गया, पहली पोजीशन पे क्या लगाना है आपको, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान देंगे। नहीं नहीं बच्चों, ये तो 3 हेक्सीन है, इसका मतलब ये हेक्सीन नहीं। अगर सिर्फ हेक्सीन लिखा होता तो फर्स्ट पोजीशन पे होता, ये हेक्सीन नहीं लिखा है, 3 हेक्सीन। तो बच्चों देखो, फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, थर्ड पोजीशन ये है। तो बच्चों थर्ड पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो देखो बच्चों, ये थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लग गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
ठीक है। उसके बाद बच्चों ये ई वाला पार्ट है। ई वाले पार्ट में लिखा है प्रॉप 1 आइन, लिखा है प्रॉप 1 आइन। ये बच्चों है प्रॉप 1 आइन। तो प्रॉप 1 आइन, जल्दी से बच्चों सोचिए क्या बनेगा प्रॉप 1 आइन। तो प्रॉप का मतलब क्या हुआ? प्रॉप का मतलब हुआ बच्चों 3 कार्बन। ठीक है। प्रॉप का मतलब क्या हुआ? 3 कार्बन। प्रॉप 1 आइन। और बच्चों पहली पोजीशन पे आइन है, तो पहली पोजीशन पे आपने आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है। और उसके बाद बच्चों ये प्रॉप 1 आइन कंप्लीट हो गया। अब वैलेंसी की पूरा करने के लिए हर बार की तरह हाइड्रोजन लगा दिया करिए। उसके बाद बच्चों जी वाला पार्ट है। जी वाले पार्ट में लिखा हुआ है एल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। ठीक है। C4H10O, इससे बच्चों आपको एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? एल्कोहल। तो बच्चों कभी भी एल्कोहल बनता है तो एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो बेसिकली OH होता है। ठीक है। तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं जो किसको फॉलो करे? एल्कोहल को। और उस एल्कोहल में क्या होना चाहिए? 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो बच्चों अगर हमें 4 कार्बन चाहिए तो हमने 4 कार्बन इस तरह से जोड़ दिए। ठीक है। अब एल्कोहल बनाने हैं तो बच्चों एल्कोहल की पोजीशन को बनाने के लिए हम एल्कोहल यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। क्यों भाई? उसके बाद बच्चों अगर हमको एल्कोहल लगाना ही है तो हम OH यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं ना सेकंड पोजीशन पे, पहले फर्स्ट पे फिर सेकंड पे। और बच्चों अगर हम उधर से जोड़ेंगे तो बात सेम हो जाएगी। नहीं समझे? अगर हम उधर से जोड़ेंगे तो वो IUPAC नेमिंग में उनका नाम सेम है आने लगेगा, क्योंकि यहाँ से फिर वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ से फिर वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दें कि आप सेम कंपाउंड नहीं बनाएंगे। तो C4H10O को अगर हमें अल्कोहल की तरह क्रिएट करना है तो बच्चों उसमें एक तो ये भी अल्कोहल हो सकता है, एक ये भी अल्कोहल हो सकता है। क्या और कोई अल्कोहल हो सकता है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का? कहोगे हाँ सर, 3 कार्बन ऐसे बना दीजिए, 1 कार्बन यहाँ लगा दीजिए, 4 कार्बन अभी भी है। तो सर OH हम लगा सकते हैं। हमने कहा कहाँ लगा सकते हो? तो सर OH यहाँ पे लगा सकते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। सर 4 कार्बन को हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, OH को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। हमने कहा हाँ यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब चाहे OH यहाँ पे लगा दो, चाहे यहाँ पे लगा दो, चाहे यहाँ पे लगा दो, बात तो एक ही होगी। तो बच्चों इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ 4 एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कुछ इस तरह से बन करके आएंगे। तो बच्चों इन चारों के तुमको IUPAC नाम भी लिखने पड़ेंगे। अच्छा बच्चों मैंने आपको क्या किया है, अभी तो स्ट्रक्चर्स बना करके दी हैं, तो इसके स्ट्रक्चर्स अब हम बना जाने जा रहे हैं कि एल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। ठीक है। ये हो गया। चलिए बच्चों, ये हो गया H H H H H H H H H। चलिए बच्चों H H H, फिर यहाँ H, फिर H, फिर H। इस तरह से बच्चों ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3। यहाँ बच्चों हो गया H H CH3, यहाँ पे H, फिर H। ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपके पास। चले IUPAC नेमिंग बच्चों बता सकते हैं जो, लेकिन IUPAC नेमिंग बच्चों लिखने के लिए कहा नहीं गया है, तो हम इसकी IUPAC नेमिंग नहीं लिखते, सिर्फ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कहा गया था। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कहा गया है चूज द करेक्ट आंसर। C5H11 का हमें करेक्ट आंसर बताना है कि एल्केन है कि एल्काइन है कि एल्कीन है कि एल्काइल ग्रुप है। सारे बच्चे ध्यान देंगे। एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है भाई। एल्केन फैमिली का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है ना, क्योंकि n=1 पे तभी तो CH4 बनेगा। एल्काइन का बच्चों होता है CnH2n-2। अब सही। और एल्काइल कब बनता है? जब हम एल्केन से एक H कम कर देते हैं। तो बच्चों एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, अगर हम इसमें एक H कम कर देंगे तो एल्काइल का फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1।
भाई सारे बच्चे रिव्यू करें। ये एल्केन की फैमिली का जनरल फॉर्मूला है, ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का है, ये एल्काइल का है। अब ये पूछ रहा है C5H11 इसमें से कौन से फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। तो आप बता सकते हैं C5H11। तो तुम कहोगे सर C5H11 जो है एल्काइल ग्रुप का है, क्योंकि अगर हम एल्काइल ग्रुप में N = 5 डालेंगे तो बनेगा C5। 5 × 2 = 10। यहाँ देखो बच्चों 5 × 2 = 10 होगा, और +1 11 हो जाएगा। तो C5H11 बेसिकली क्या है, एल्काइल ग्रुप। भाई सारे बच्चे ध्यान दें, जिन्होंने अपने स्कूल्स में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है अब उनको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर अगर हमको समझना हो कि फॉर्मूला कैसा होगा, तो फॉर्मूला आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखा है हाइड्रोकार्बन ऑफ जनरल फॉर्मूला CnH2n। क्या है, बताइए इसका हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला CnH2n का। फर्स्ट, हाँ बताइए क्या होगा। n की जगह 15 डाल देंगे तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा। तो बच्चों यही फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला C15H30। क्योंकि 12 और 24 होगा, 6 और 12 होगा, 8 और 16 होगा, तो C15H30 इसका फॉर्मूला होगा। चलिए बच्चों सी वाला पार्ट देखो, लिखा है द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन चेन्स दैट 4 कार्बन एटम्स फॉर्म इन एल्कीन इज। पढ़िए बच्चों, पढ़ के बताइए सी में क्या लिखा हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन चेन्स दैट 4 कार्बन एटम्स फॉर्म इन एल्कीन इज। पढ़ के बताइए द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन चेन्स दैट 4 कार्बन एटम्स। जल्दी पढ़ के बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। 2 फोर्थ का, हाँ बताइए। The total number of different carbon chains that 4 कार्बन atoms form in alkane. Fourth, इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे आप। लिखा है द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन चेन्स, यानी कि कार्बन की चेन्स बनानी जो अलग अलग हो, दैट 4 कार्बन एटम्स फॉर्म इन एल्केन इज। तो 4 कार्बन के एल्केन्स की कितनी चेन बन सकती है। तो बच्चों 4 कार्बन के एल्केन्स की चेन बनानी है आपको एक तरह से, तो आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं। इसको बनाने के लिए आप प्रयास करिए, तभी 4 कार्बन की एटम्स की क्या बनेगी, चेन बनेगी। तो थर्ड का सी पार्ट है, थर्ड का सी पार्ट। बताइए 4 कार्बन के एल्कीन, 4 कार्बन का फॉर्मूला क्या हुआ। CnH2n+2 के हिसाब से बच्चों बताइए C4। 4 × 2 = 8, 9 10 C4H10 इसका बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, 4 कार्बन के एल्कीन। तो बच्चों 4 कार्बन के एल्केन का ये फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, अब बच्चों जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो 4 कार्बन ऐसे भी आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और 4 कार्बन को बच्चों आप ऐसे भी बना सकते हैं। और कोई तरीका है क्या 4 कार्बन को एल्केन के फॉर्म में लिखने का, कोई तरीका है। कहोगे सर कोई तरीका नहीं, बस और कोई तरीका नहीं हो सकता है ना। तो बच्चों ये हो गया CH3, 1 2 3 4 CH2, यहाँ CH2, यहाँ पे बच्चों 3 हाइड्रोजन। यहाँ देखो बच्चों CH3 CH3 और यहाँ बच्चों सिर्फ एक H लगेगा। वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बच्चों आपको क्या लगाना है, ठीक है। वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या लगाना है, इस हाइड्रोजन लगाना है। सारे भाई लोग ध्यान दें, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। तो सो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया है। ये हो गया थर्ड का सी पार्ट। तो बच्चों थर्ड का डी पार्ट।
हाँ, तो ये क्या लिखा है बच्चों, CH3 CH2OH एंड क्या लिखा है बच्चों, CH3OCH3। कह रहा है ये बच्चों दोनों कौन से आइसोमर्स हैं। चार तरह के ऑप्शन दिए हैं, पोजीशन, चेन, होमोलोगस, फंक्शनल आइसोमर्स। तो बच्चों आपको पता होगा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप आपको अलग अलग नजर आए तो उनको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। यहाँ पे बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों, ईथर है। तो जब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नजर आए तो ऐसे केस में हम इनको क्या कहते हैं कि भैया ये फंक्शनल आइसोमर्स है। क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका नाम क्या है, एक दो, इसका नाम हो गया इथेनॉल। ठीक, और इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, उसके बाद थर्ड का ई पार्ट। थर्ड का ई पार्ट बच्चों जरा सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को देख करके भैया खुद भी करते रहें, क्योंकि आपके शुरुआत में काफी ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए आपको इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज दिस। ये है बच्चों द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। बताइए भाई इसका आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए। रीमिथाइल। तो बच्चों काउंटिंग कहाँ से करें, यहाँ से काउंटिंग करते हैं, इधर से देखो, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों क्या है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, तो उसका नाम हो जाएगा थ्री मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन। भाई सभी को क्लियर होना चाहिए, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या सभी क्लियर है, चलिए भाई। तो यहाँ तक कि बच्चों सबको बातें क्लियर हो गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भैया इस तरह से आएंगे भी, आपको करना भी पड़ेगा। बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन आपका आ गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में, इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। लिखा है प्रोपेन और इथेन, ये दोनों क्या है, प्रोपेन और इथेन आइसोमर्स हैं कि होमोलोगस सीरीज के हैं। बताइए क्या जवाब होगा भैया। एल्केन की होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एल्केन की होमोलोगस सीरीज होती है CnH2n+2। जो लोग इस सीरीज को फॉलो करेंगे वो कहलाएंगे होमोलोगस मेंबर, यानी एक ही सीरीज के मेंबर है। और बच्चों आइसोमर्स तो उसे कहते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग अलग हो। देखिए भैया आइसोमर्स क्या होते हैं बता सकते हैं, आइसोमर्स उन्हें कहते हैं जिनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उनको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। स्ट्रक्चर अलग अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब बच्चों प्रोपेन में क्या है, प्रोपेन में 3 कार्बन है तो C3 2 2 6 7 8, ये हो गया प्रोपेन। इथेन क्या हो गया, C2 2 2 4 5 6 C2H6। तो बच्चों क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम नहीं है। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होने चाहिए। तो उसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम नहीं है लेकिन ये एक ही सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, होमोलोगस। क्या कहलाएंगे, होमोलोगस। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों ध्यान दो, लिखा है अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। कह रहा है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी कि एल्केन्स, एल्केन्स को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और एल्कीन्स और एल्काइंस को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, एल्केन्स होता है। क्या होता है, एल्केन्स। तो एल्केन्स बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। तो ये कह रहा है कि जो एल्केन्स होंगे वो क्या करेंगे, अल्केन्स आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन किस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तुम कहोगे
सर एडिशन रिएक्शन। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स भी थे, आपने देखा था, ऐसे ही कंप्लीट करने होते हैं। सक्सेडिंग मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। कह रहा होमोलोगस सीरीज, ये कौन सी होमोलोगस सीरीज के सक्सेडिंग मेंबर्स है? सक्सेडिंग मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय। ओके ओके, क्वेश्चन पूरा पढ़ो बच्चों। जितनी भी होमोलोगस सीरीज होती हैं, उनके जो सक्सेसिंग मेंबर्स होते हैं वो किससे डिफर करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। CH से, CH2 से, कि CH3 से? CH2 से करते हैं भाई। सबसे पहला सक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, चलो देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज पहले बच्चों में पहले ले लेते हैं एल्कीन। ये एल्कीन है, तो एल्केन फैमिली का पहला मेंबर क्या होता है? मीथेन, CH4। दूसरा मेंबर क्या होगा? C2H6, इथेन। तो इन दोनों में बच्चों क्या है? डिफरेंस किसका है बताओ? तुम कहोगे सर इन दोनों में डिफरेंस है दो हाइड्रोजन का। देखो ना, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है और एक कार्बन का डिफरेंस। तो ये कितने का डिफरेंस है होमोलोगस सीरीज में लगातार मेंबर्स का? CH2 का डिफरेंस। भाई देखो ना, ये आपने होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर लिख दिए। भाई आप एल्कीन के भी लिख सकते थे तो CnH2n को फॉलो करना पड़ता। आपने एल्केन को लिखा तो CnH2n+2 को फॉलो किया। तो उसका पहला मेंबर n=1 पे लिखा, फिर दूसरा मेंबर n=2 पे लिखा। तो आपने दो कंपाउंड्स लिख लीजिए। अब इन दोनों कंपाउंड्स में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का अंतर है वही हमको बताना है। तो इन दोनों में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर है, यानी कि CH2 का कितने का अंतर है? CH2। क्या ये बात सबको समझ में? चलिए बात, बच्चों उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? CH2। सारे बच्चे इसका सही जवाब लिख दे, CH2। आगे बढ़ जो लिखा है, एज द मॉलिक्यूल मासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इंक्रीज। लिखा है एज द मॉलिकुलर मासेस, क्वेश्चन पढ़िएगा भाई ध्यान से। एज द मॉलिकुलर मासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अच्छा बच्चों, एक बार आप चेक भी कर लीजिए और हमको चेक करके बता भी दीजिए कि ये सही है कि गलत है। और अगला क्वेश्चन भी ट्राई करिए भाई। हाँ बच्चों, जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए। एज द मॉलिकुलर masses of hydrocarbon increase, their melting point and boiling point, what about? तो बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। यानी जो हम बता रहे थे वो बिल्कुल सही है। तो दोनों में बच्चों आपको इंक्रीज ही लिखना है यहाँ पे। क्योंकि बच्चों बॉइलिंग पॉइंट्स बेसिकली क्या होता है कि जितने जितने आप कार्बन बढ़ाते चले जाओगे उतना ज्यादा तुमको हीट देनी पड़ेगी, उतना ज्यादा तुमको टेम्परेचर देना पड़ेगा। और कार्बन बढ़ गया तो और टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है और उनको वेपोराइज करना पड़ता है ना। चलिए अगला बताइए बच्चों। C25H पावर और C50H102 बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज। बताइए, ये दोनों सेम होमोलोगस सीरीज के हैं कि डिफरेंट के? 50 का डबल 102। तो बच्चों हमें लगता है CnH2n+2 से चेक करो जरा। ये तो सीरीज का है। और बच्चों ये कौन सी सीरीज का है? ये भी बच्चों उसी सीरीज का लग रहा है ना। ये दोनों एल्केन की सीरीज के हैं। क्यों भाई? एल्केन की सीरीज के है ना, तो n=25 डालोगे तो C25H52 बन जाएगा, और n=50 डालोगे तो C50H102 बन जाएगा। तो ये दोनों क्या है? सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। क्या है? सेम। तो उसका आंसर हो जाएगा सेम होमोलोगस सीरीज। बोलो भाई ठीक है। चलिए बच्चों अगला वाला करते हैं। क्या लिखा है? CO इज एन डैश कंपाउंड।
यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होगा बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सोच के बताइए। कैसा है? इनऑर्गेनिक। कैसा है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोकार्बन्स ज्यादातर शामिल होते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये कैसा है? इनऑर्गेनिक। आगे बढ़िए बच्चों। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लार्जली डिसाइडेड बाय द The chemical properties of an organic compound are largely decided by the dash, and the physical properties of an organic compound are largely decided by the dash. तो बच्चों ये आपके पास दिए गए हैं, इनको भरना है। The chemical properties of an organic compound are largely decided by the, बताइए। The chemical properties of an organic compound are largely decided by the functional group। क्या? फंक्शनल ग्रुप। अभी तो बताया था। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। ठीक है, हो गया। चलो बच्चों, सीएचओ मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल है कि एल्डिहाइड है? अल्कोहल तो OH होता है, सीएचओ क्या होता है? एल्डिहाइड होगा। ठीक है। The root word in the IUPAC naming of an organic compounds depends upon the number of carbon atoms in principal chain। जो मेन चेन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल चेन। तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल का क्या नाम था? हाँ? सेबेस्टियन जॉर्ज। पता नहीं क्या था जी। ओके बच्चों, तो लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स आ गया आपका। लिखा है ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन आर द एग्जांपल ऑफ आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म है? तुम कहोगे सर इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में, यहाँ पे सेकंड बदल रही है। जब पोजीशन बदलती है तो उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। जब पोजीशन बदलती है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। जब चेन की काउंटिंग बदल जाती है, मान लो एक 3 कार्बन का है, एक 4 कार्बन का, चेन में डिफरेंस, तो चेन आइसोमेरिज्म। मिथाइल की पोजीशन में या डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस हो तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप अपना रूप ही बदल ले तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सीधा सा काम होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो पहले आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। और बच्चों मैंने आपको इतना तैयार करा दिया है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर इतने यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जरूर करके, तो पहले आप अपना काम करिए, फिर मिलते हैं।